हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा हूँ नागरिकता सिटीजनशिप। और नागरिकता हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और इससे भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में मिलते हैं या यूपीएससी ज़रूर बनाती है। कोई सी भी एग्ज़ाम लो क्वेश्चन बन जाता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज पढ़ रहे हैं हम नागरिकता सिटीजनशिप। इसका अर्थ और महत्व है क्या है। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। किनको? नागरिकों को। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी भी दो श्रेणी होती है विदेशी की। कौन कौन सी? विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो और उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। यह अनुच्छेद 22 कहता है उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। ये विदेशी शत्रु के नागरिकों के लिए हैं। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेष अधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। ये सिर्फ ओनली जो भारत के नागरिक है उन्हीं को ही प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार है? जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 15 कहता है। तो मतलब अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, ये नागरिकों को प्राप्त है। फिर वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास में व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर है अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार 326 आर्टिकल बताता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त है भारतीय नागरिकों को? आर्टिकल 15, 16 और 19, फिर आर्टिकल 29, 60, फिर आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। फिर संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव चुनने का अधिकार। फिर सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के योग्यता रखने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान, देश की रक्षा, ये नागरिकों के लिए उनको क्या कुछ कर्तव्य का पालन करना होता है। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था क्वेश्चन कि भारत में कौन राष्ट्रपति बन सकता है, तो जिसको नागरिकता प्राप्त है वही राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जिसने जन्म लिया है और उसको नागरिकता प्राप्त है वही राष्ट्रपति बनेगा। फिर है संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों को पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 बाद के नागरिक बने हैं। इसमें न तो इनके अधिग्रहण
एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इस प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। अब आगे देखते हैं। संविधान निर्माण के उपरांत जनवरी 1950 में संविधान सभा संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। कौन कौन से भारत के नागरिक बने 26 जनवरी 1950 को, ये पढ़ना में जरूरी है। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्त है यदि उसका जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, तो क्यों वो भारत का नागरिक माना जाएगा। कौन सा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो या 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। कौन कौन सी, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से पहले वो भारत में रह रहा हो। फिर है दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न में से 2 कोई एक शर्त पूरी करता हो। कौन कौन सी, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह 19 जुलाई 1948 को, ठीक है, से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवेशन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तो भारत के नागरिक में पंजीकृत हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ये अनुच्छेद 6 बताता है। कौन कौन सा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आया हो या फिर उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और 2 शर्त पूरी करता हो। कौन में से, 2 में से एक शर्त पूरी करता हो। कौन सी, या वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हो किसमें, इसमें भारत से पाकिस्तान गए हो, या अपने प्रवेशन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में आया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वो 6 महीने तक भारत में निवास करे। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 6 कहता है। फिर एक व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए आए हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। अनुच्छेद 7 कहता है क्या, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गया हो लेकिन बाद में फिर वापस भारत आ गया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने के बाद 6 महीने तक भारत में रहना होगा। फिर है 4 ऑप्शन ए, व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, ठीक है, फिर भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके, यह अनुच्छेद 8 कहता है। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती है। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो या फिर व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो उसी उसके बारे में ये बताते हैं। फिर नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। क्या है वो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अनुच्छेद 9 कहता है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा नागरिकता संबंधी एक
संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है, वो कैसे हैं कि कौन नागरिक भारत का नागरिक नहीं होगा, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा वो व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। फिर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, अनुच्छेद 10। ठीक है। फिर संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति की तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। तो नागरिकता के बारे में विधि बनाने का किसका अधिकार है? संसद को। ठीक है, पूछ सकता है आपको, जैसे कि नागरिकता बनाने का किसका अधिकार, उसमें दे देखो उच्चतम न्यायालय, संसद, उच्च न्यायालय, फिर विधानसभा, तो ये संसद को दिया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 हमने संशोधन पढ़ लिए। अब नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बढ़ाता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार। जन्म से भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। अगर किसी जन्म यहाँ भारत में पैदा हुआ हो और 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद ही भारत का नागरिक होगा। ठीक है। अगर 26 जनवरी 1950 को, परंतु अगर वो, क्योंकि हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसलिए अगर वही व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता की भी राष्ट्रीयता भारतीय है। क्योंकि हमें क्लियर टॉपिक करना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है, अगर हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं, अगर उसको संक्षेप में नहीं पढ़ते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ठीक है, तब भी वो नागरिक माना जाएगा। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर भारत में कोई विदेशी राजदूत है या शत्रु देश के बच्चे हैं तो उनको नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। फिर है वंश के आधार पर। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। ये इंपॉर्टेंट डेट इनको याद रख लेना। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। मतलब पिता या माता कोई भी होना जरूरी है। ठीक है, फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट डेट है। अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति है तो वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से युक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे को भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है।
फिर पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर या भारत का नागरिक है, साथ ही में किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वैश्य होने की 6 माह के अंदर नहीं कर देता। ठीक है, तो इसमें है कि वंश के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है, लेकिन होगी उनको जो 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर पैदा हो। अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर वो भारत से बाहर जन्म रहा है तो वंश के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर है पंजीकरण दोबारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों से किसी में से संबंध रखता हो। जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। फिर है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। फिर है वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया है और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। फिर है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तक क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। फिर है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। फिर है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। तो इसमें है कि वो पंजीकरण से भी भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसकी शर्त है कि वो पंजीकरण देने से पूर्व भारत में 7 वर्ष से रह रहा हो और फिर अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश के अन्यत्र रह रहा हो, उसे भी नागरिकता मिल सकती है। लेकिन सबकी शर्त यही कि 7 वर्ष भारत में रहना जरूरी है। लेकिन कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो तथा वह समुद्र के पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो तो भी वह पंजीकरण के आधार पर भारत का निवासी हो सकता है। ये व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हो तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र का निवासी हो। ठीक है, तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। फिर है प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। कौन कौन सी योग्यताएं? ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जो भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सके। दूसरा, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग कर देगा। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। ठीक है, यदि 12 माह की अवधि में 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा है तो या भारत सरकार की सेवा में हो, इनमें से थोड़ा एक में थोड़ा अन्य में हो तो इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए किसी एक का। ठीक है, फिर है उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी कंपनी या व्यक्तियों का निकायों में प्रवेश या उसे जारी रखे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रूप से भी
नागरिकता प्राप्त हो सकती है। फिर है क्षेत्र समाविष्टि दोबारा, किसी क्षेत्र को भारत में बुला लिया जाए तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। किसी विदेशी क्षेत्र दोबारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडुचेरी भारत का हिस्सा बना, पांडिचेरी जब भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। ठीक है। फिर है असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते आच्छादित व्यक्तियों को नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। क्या? भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1960 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारण असम के निवासी हैं को 1 जनवरी 1967 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है। भारत का नागरिक कब माना जाएगा? जो भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1967 से पहले बांग्लादेश से असम आ गए हैं, ठीक है, और असम के निवासी हैं, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर है भारत मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1967 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आया है, ठीक है, अपने प्रवेश के समय साधारणतः असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसे निबंधित व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में। ठीक है। पहचाने जाने के बाद से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। तो किसको मत देने का अधिकार नहीं होगा? भाई भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1967 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया है। ठीक है। तो 1967 और 1971 का बीच का जो व्यक्ति बांग्लादेश से असम आया है उसको पहचानने के बाद 10 वर्षों की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत का नागरिक के समान अधिकार होंगे, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं आज नागरिकता की समाप्ति। ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना होगा। ठीक है। जैसे स्वैच्छिक त्याग, कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली और वह स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। ठीक है। यदि इस तरह की घोषणा हो तब जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण की एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि स्वैच्छिक त्याग, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु या क्षमता को ऐसी घोषणा के उपरांत घोषणा के उपरांत मैं भारत का नागरिक नहीं रहता अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। यदि इस तरह की घोषणा जब युद्ध हो रहा हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को रोक देगी। और जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसका व्यक्ति भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा, लेकिन 18 वर्ष बाद कंप्लीट होने के बाद में भारतीय नागरिक बन सकता है। फिर बर्खास्तगी, दोबारा टर्मिनेट के दोबारा यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। फिर है वंचित करने दोबारा, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिक फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो नागरिकता। ठीक है। अगर फर्जी तरीके से प्राप्त किया तो उसे वंचित कर दिया जाएगा। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो,
यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, तभी उसकी नागरिकता सस्पेंड हो जाएगी। फिर है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, ठीक है। अगर किसी नागरिक को 2 वर्ष की कैद विदेश में हुई हो तो वो भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है, वंचित कर दिया जाएगा। फिर है नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, ठीक है, तब भी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जो कुछ हमारा जो रह रहा है उसे हम कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे यही आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।